सरकारी नौकरी की परीक्षा। सोचिए, लाखों युवाओं की उम्मीदें जुड़ी होती हैं, सालों की मेहनत लगी होती है और ये पूरी प्रक्रिया एक भरोसे की बुनियाद पर टिकी होती है। बिल्कुल। लेकिन क्या हो जब इसी भरोसे की नींव हिल जाए, जब परीक्षा की शुचिता पर ही सवाल उठने लगें। हाँ, ये बहुत चिंता की बात हो जाती है। हाल ही में उत्तराखंड से कुछ ऐसी ही परेशान करने वाली खबर आई है। जी। आज हम उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूकेएसएससी की जो हालिया स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा हुई, उसमें जो पेपर लीक का मामला सामने आया है, उसी की गहराई में उतरेंगे। हम्म। खास तौर से इस घटना के बाद प्रशासन ने जो कदम उठाए हैं, जो कार्रवाई की है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। जी, ये जानना जरूरी है कि एक्शन क्या लिया गया। हमारी ये पूरी बातचीत जो है वो हालिया न्यूज़ रिपोर्ट्स और जो जानकारी सामने आई है, उसी पर आधारित है। इसमें घटना, कौन लोग शामिल हैं, कौन निलंबित हुए और जांच कहां तक पहुंची, ये सब शामिल है। ठीक है। चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत खोलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या था, कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार पाए गए हैं, प्रशासन का पहला रिएक्शन क्या रहा, और सबसे अहम, ये घटना हमें इस पूरी व्यवस्था के बारे में क्या बताती है। बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले घटना पर ही आते हैं। हुआ क्या था? तारीख थी 21 सितंबर। जी। यूकेएसएससी की ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षा चल रही थी। हम्म। इसी दौरान हरिद्वार जिले में एक परीक्षा केंद्र है, आदर्श बाल सदन, इंटर कॉलेज बहादुरपुर जट। हाँ, सुना है इसके बारे में। खबर आई कि इस सेंटर से प्रश्न पत्र के 3 पन्ने लीक हो गए, मतलब परीक्षा के दौरान ही बाहर आ गए। और देखिए, ये सुनने में शायद लगे कि सिर्फ 3 पन्ने ही तो थे। हाँ, कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन इसका असर बहुत बहुत व्यापक और गंभीर है। ये घटना सिर्फ कुछ सवालों के बाहर आने तक ही सीमित नहीं है। ये तो सीधे सीधे पूरी परीक्षा प्रणाली की जो सुरक्षा है, उसकी गोपनीयता बनाए रखने की क्षमता है, और सबसे बड़ी बात, उसकी विश्वसनीयता, उस पे एक बहुत बड़ा धक्का है। सही कहा। हमें ये याद रखना होगा कि ऐसी हर घटना उन हजारों बल्कि लाखों उम्मीदवारों के सपनों और मेहनत पर पानी फेर देती है, जो पूरी ईमानदारी से तैयारी करते हैं। बिल्कुल। उनके भविष्य के साथ एक तरह से खिलवाड़ होता है और पूरी व्यवस्था पर से उनका भरोसा उठ जाता है। ये सिर्फ एक प्रशासनिक चूक नहीं है, बल्कि एक नैतिक संकट भी खड़ा करती है ना? बिल्कुल नैतिक संकट ही है ये। हाँ, अब आते हैं कि इस लीक के पीछे कौन है। जो शुरुआती जानकारी सामने आई है उसमें एक मुख्य आरोपी का नाम बताया जा रहा है, खालिद। खालिद। आरोप यह है कि खालिद ने परीक्षा केंद्र के अंदर से किसी तरह मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके प्रश्न पत्र के करीब 12 सवालों की तस्वीरें खींची। अच्छा, मोबाइल से। और उन्हें परीक्षा केंद्र से बाहर भेज दिया। जानकारी के मुताबिक इस मामले में खालिद और उसकी बहन साबिया दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है हम्म, और व्यवस्था पर सवाल उठाने वाली है, वो है तरीका। हाँ वही तो। परीक्षा केंद्र जहां आप सोचिए कितने सख्त नियम होते हैं। खासकर मोबाइल फोन ले जाने पर तो पूरी पाबंदी होती है। बिल्कुल, जैमर वगैरह की भी बात होती है। हाँ, वही। और वहां न सिर्फ फोन अंदर ले जाया गया, बल्कि उसका इस्तेमाल करके पेपर की फोटो खींचकर बाहर भी भेज दिया गया। ये अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करता है। जैसे कि क्या केंद्र पर सुरक्षा के इंतजाम नाकाफी थे? क्या नियमों को लागू करने में कोताही बरती गई? फोन अंदर पहुंचा कैसे और इस्तेमाल कैसे हुआ, जबकि वहां पर्यवेक्षक भी होंगे, सुरक्षाकर्मी भी मौजूद थे? हाँ बिल्कुल। ये सारी बातें परीक्षा केंद्र की जो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था है, उसकी पोल खोलती हैं और वहां तैनात स्टाफ की कार्य प्रणाली पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। मतलब कहीं ना कहीं तो सुरक्षा चक्र टूटा है, ये तो साफ है। हाँ, और ये सवाल सिर्फ हवा में नहीं है। ऐसा लगता है कि प्रशासन ने भी इन सवालों की गंभीरता को समझा है हम्म। और मामले के सामने आते ही काफी तेजी से कार्रवाई की है। कई अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। अच्छा, सस्पेंशन हुए। जी, ये दिखाता है कि पहली नजर में गंभीर लापरवाही पाई गई है। कौन कौन है इसमें? इनमें पहला नाम है KN तिवारी का। ये हरिद्वार में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक के पद पर तैनात हैं। अच्छा, सीनियर अधिकारी हैं। हाँ, परीक्षा वाले दिन इनकी ड्यूटी बतौर सेक्टर मजिस्ट्रेट उस केंद्र पर लगी थी जहां से पेपर लीक हुआ। ओह, उसी सेंटर पे। जी, खबरों के अनुसार उन्हें अपने पर्यवेक्षण कार्य में यानी निगरानी रखने की जो जिम्मेदारी थी, उसमें लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित किया गया है। देखिए, सेक्टर मैजिस्ट्रेट की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। हम्म। वो एक तरह से उस इलाके के परीक्षा केंद्रों के सुचारू और निष्पक्ष संचालन के लिए जिम्मेदार होते हैं। हाँ बिल्कुल।
उनका काम सिर्फ हाजिरी लगाना नहीं होता, बल्कि ये सुनिश्चित करना भी होता है कि सारे नियम कायदों का पालन हो रहा है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश न हो। अगर उन पर पर्यवेक्षण में लापरवाही का आरोप लग रहा है, तो ये पूरी सुपरविजन की जो चेन है, उसकी प्रभावशीलता पर सवाल उठाता है। बिल्कुल। दूसरा नाम जो सामने आया है वो है सुमन का। सुमन। हाँ, ये राजकीय महाविद्यालय अग्रोड़ा टिहरी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। अच्छा, प्रोफेसर। जी। और इन पर लगे आरोप सिर्फ लापरवाही के नहीं है, बल्कि कहीं ज्यादा गंभीर लगते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें आयोग की गोपनीयता भंग करने, ओह। गलत नियत से यानी धोखाधड़ी के इरादे से प्रश्न पत्र को हल करने में शामिल पाए जाने और साथ ही इंटरनेट मीडिया पर इस मामले से जुड़ी अफवाहें फैलाने जैसे आरोपों में निलंबित किया गया है। अरे बाप रे, ये तो बहुत गंभीर आरोप है प्रोफेसर पर। हाँ, और इसमें एक और पहलू जुड़ गया है। खबरों में प्रोफेसर सुमन और जो मुख्य आरोपी है खालिद, अच्छा, खालिद से कनेक्शन। हाँ, उनकी दोस्ती का भी जिक्र है। इसी कनेक्शन के चलते बताया जा रहा है कि प्रोफेसर सुमन के खिलाफ अलग से थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है। तो मतलब ये मामला अब सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही से आगे बढ़कर आपराधिक मिलीभगत की तरफ जा रहा है। ऐसा ही लग रहा है। ये एंगल भी सामने आ रहा है। ये प्रोफेसर सुमन वाला मामला तो वाकई बहुत चिंताजनक है। आप सोचिए, एक शिक्षक और वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर, हाँ, जिस पर ज्ञान देने और नैतिकता का एक उदाहरण पेश करने की जिम्मेदारी होती है, अगर वो ही ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाया जाए तो ये व्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक संकेत है। सही बात है। ये सिर्फ एक व्यक्ति का नैतिक पतन नहीं है, बल्कि ये अकादमिक जगत की साख पर भी बट्टा लगाता है। और अगर मुख्य आरोपी से दोस्ती और मिलीभगत का एंगल है, तो ये सवाल उठता है कि क्या ये एक संगठित प्रयास का हिस्सा था? ये जांच का विषय है। खैर, इन दो निलंबन के अलावा एक्शन पुलिस विभाग में भी हुआ है। अच्छा, पुलिस पर भी कार्रवाई हुई? हाँ, हरिद्वार के जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं, एसएसपी, उन्होंने परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की है। एक दारोगा हैं जिनका नाम रोहित बताया गया है और एक कांस्टेबल हैं ब्रह्मदत्त जोशी। दारोगा और कांस्टेबल। हाँ, इन दोनों को भी ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। इनकी जिम्मेदारी थी कि केंद्र पर सुरक्षा बनाए रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को रोकें। तो अगर हम इन सभी निलंबनों को एक साथ देखें, मतलब सेक्टर मजिस्ट्रेट, प्रोफेसर, पुलिसकर्मी, हाँ, तो हमें दो तरह की विफलताएं नजर आती हैं। एक तरफ प्रोफेसर सुमन का मामला है, जहां सीधे सीधे गलत काम में शामिल होने, धोखाधड़ी और गोपनीयता भंग करने का आरोप है, यानी सक्रिय भागीदारी जिसे कह सकते हैं, एक्टिव कॉम्प्लिसिटी। दूसरी तरफ सेक्टर मैजिस्ट्रेट के तिवारी और दोनों पुलिसकर्मी हैं, जिन पर अपनी सौंपी गई जिम्मेदारी को ठीक से न निभाने, यानी निगरानी और सुरक्षा में लापरवाही, एक तरह की पैसिव नेग्लिजेंस का आरोप है। हाँ, ये फर्क साफ दिख रहा है। लेकिन यहाँ रुककर सोचने वाली बात यह है कि क्या ये निलंबन काफी है? देखिए, ये जरूरी कदम है, इसमें कोई शक नहीं। जवाबदेही तय होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ये घटनाएं हमें सिस्टम की जो गहरी खामियां हैं, उनकी तरफ भी तो इशारा करती हैं। क्या ये सिर्फ इन कुछ व्यक्तियों की गलती है, या फिर सिस्टम में ही ऐसी कमजोरियां हैं जिनका फायदा उठाना आसान हो गया है? ये बहुत अहम सवाल है। मसलन, क्या सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिसकर्मियों के पास पर्याप्त संसाधन थे या ट्रेनिंग थी? क्या प्रोफेसर पर किसी तरह का दबाव था, या ये सिर्फ लालच का मामला है? निलंबन तात्कालिक राहत दे सकता है, लेकिन असली सवाल यह है कि ऐसी नौबत आई ही क्यों? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सवाल महत्वपूर्ण है कि क्या ये सिर्फ कुछ सड़े हुए सेब हैं या पूरी टोकरी में ही समस्या है। हाँ, वही। और शायद इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए अब आगे की कार्रवाई पर फोकस किया जा रहा है। मतलब? प्रशासन ने मामले की तह तक जाने के लिए एक एसआईटी यानी विशेष जांच दल, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर दिया है। अच्छा, एसआईटी बन गई है। ये एक महत्वपूर्ण कदम है। जी, खबरों के मुताबिक इस एसआईटी को अपनी जांच पूरी करके 1 महीने के भीतर शासन को रिपोर्ट सौंपनी है। 1 महीना, काफी तेज। हाँ, यानी कोशिश ये है कि मामले को जल्दी निपटाया जाए। साथ ही पुलिसकर्मियों की लापरवाही का जो मामला है, उसकी जांच अलग से करने की जिम्मेदारी रुड़की के सीओ सर्कल ऑफिसर नरेंद्र पंत को सौंपी गई है। ठीक है, अलग जांच भी हो रही है। ये भी जानकारी मिल रही है कि एसआईटी का दायरा सिर्फ खालिद या प्रोफेसर सुमन तक ही सीमित नहीं रहेगा। टीम अब इस पूरे प्रकरण में अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की भी गहन जांच कर रही है और उनसे संबंधित दस्तावेज भी तलब किए जा रहे हैं। एसआईटी का गठन ये संकेत देता है कि प्रशासन इस मामले को हल्के में नहीं ले रहा है और इसे सिर्फ सतही तौर पर निपटाना नहीं चाहता। हाँ, ऐसा ही लगता है। एक विशेष जांच दल का मतलब होता है कि उनके पास जांच के लिए ज्यादा संसाधन होते हैं, विशेषज्ञता होती है और अधिकार भी ज्यादा होते हैं।
उम्मीद की जानी चाहिए कि एसआईटी सिर्फ पेपर लीक कैसे हुआ इसी पर फोकस नहीं करेगी, बल्कि इसके पीछे का जो पूरा नेटवर्क हो सकता है, संभावित संगठित अपराध का एंगल और जो प्रक्रियात्मक खामियां हैं, सिस्टम की जो कमजोरियां हैं, उनको भी उजागर करेगी। कहाँ-कहाँ चूक हुई, किसकी जिम्मेदारी थी और भविष्य में इसे कैसे रोका जा सकता है, इन सब पहलुओं पर जांच होनी चाहिए। हाँ, उम्मीद तो यही है। हालांकि ये जो 1 महीने की समय सीमा है, ये थोड़ी महत्वाकांक्षी लगती है, सच कहूं तो। आपको ऐसा क्यों लगता है? देखिए, ऐसे मामलों में जांच की कई परतें होती हैं। सबूत जुटाना, गवाहों से पूछताछ करना, डिजिटल एविडेंस का विश्लेषण करना, इसमें समय लगता है। तेजी दिखाना अच्छी बात है ताकि उम्मीदवारों में भरोसा बहाल हो सके, लेकिन ये भी जरूरी है कि जांच की गुणवत्ता से समझौता न हो। सही बात है। कहीं ऐसा न हो कि जल्दबाजी में कुछ महत्वपूर्ण पहलू छोड़ जाएं। एसआईटी के सामने ये चुनौती होगी कि वो तय समय में एक निष्पक्ष और मुकम्मल जांच रिपोर्ट पेश करे। ये तो वक्त ही बताएगा कि जांच कितनी गहराई तक जाती है और क्या नतीजे सामने आते हैं। लेकिन अगर हम अभी तक की स्थिति को समेटें तो तस्वीर ये बनती है, यूकेएसएससी की स्नातक स्तरीय परीक्षा में पेपर लीक हुआ। जी मुख्य आरोपी खालिद और उसकी बहन गिरफ्तार हैं। हाँ। प्रशासनिक स्तर पर गंभीर लापरवाही और सीधे तौर पर मिलीभगत के आरोपों में एक सेक्टर मजिस्ट्रेट केएन तिवारी, एक असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन और 2 पुलिसकर्मी दारोगा रोहित, कांस्टेबल ब्रह्मदत्त जोशी को निलंबित किया गया है। जी, निलंबित हैं। प्रोफेसर सुमन पर एफआईआर भी दर्ज हुई है हाँ, वो भी है। और अब एक एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही है, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार है। बिल्कुल, लेकिन जैसा हमने पहले भी कहा, ये घटना सिर्फ एक परीक्षा, कुछ गिरफ्तारियों और निलंबनों तक सीमित नहीं है। हाँ, इसका दायरा बड़ा है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में रखकर देखें, तो ये हमारे देश में प्रतियोगी परीक्षाओं की सुरक्षा को लेकर जो बहस चल रही है, उसे और तेज करती है। ये अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही का जो तंत्र है, उस पर सवाल उठाती है। सही। और सबसे बढ़कर ये उन प्रणालीगत कमजोरियों सिस्टमैटिक वल्नरेबिलिटीज को उजागर करती है जिनका फायदा उठाने वाले लोग हमेशा ताक में रहते हैं। निलंबन और जांच जरूरी कदम है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये समस्या का इलाज नहीं है, ये सिर्फ लक्षण का उपचार है। असली चुनौती है ऐसी व्यवस्था बनाना जहां इस तरह की घटनाएं हो ही ना पाएं। सही कहा। तात्कालिक कार्रवाई जरूरी है, लेकिन दीर्घकालिक समाधान खोजना उससे भी ज्यादा जरूरी है। और यहीं पर वो बुनियादी सवाल खड़ा होता है जिस पर शायद नीति निर्माताओं को, प्रशासन को और समाज को, हम सभी को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। क्या सवाल है वो? जब परीक्षा जैसी इतनी संवेदनशील और महत्वपूर्ण प्रक्रिया जिससे लाखों युवाओं का भविष्य जुड़ा है, उसकी निगरानी, सुरक्षा और निष्पक्ष संचालन के लिए जिम्मेदार बनाए गए लोग, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हों जैसे सेक्टर मजिस्ट्रेट, या अकेडमिक जगत के प्रतिनिधि हों जैसे प्रोफेसर, या कानून लागू करने वाले हों जैसे पुलिसकर्मी, जब वही लोग अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहते हैं या उससे भी बदतर खुद ही गलत काम में शामिल पाए जाते हैं, तो ये स्थिति व्यवस्था की किन गहरी अंदरूनी खामियों या प्रणालीगत सड़न, सिस्टेमिक रॉट जिसे कहते हैं, उसकी ओर इशारा करती है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या ये सिर्फ व्यक्तिगत लालच या लापरवाही का मामला है, या फिर ये एक ऐसे सिस्टम का लक्षण है जिसमें पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिक मूल्यों का क्षरण हो रहा है, जिस पर तत्काल ध्यान देने और जिसे जड़ से सुधारने की सख्त जरूरत है? ये सवाल सिर्फ उत्तराखंड के इस मामले तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में भर्ती प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता के लिए प्रासंगिक है।